देखिए, आत्मा होती है या नहीं होती दुनिया में किसी को नहीं पता है, ठीक है? कोई दाढ़ी वाला कहीं होती है तो दाढ़ी देख के डरना नहीं है उसकी, है ना? कई बार दाढ़ी देख के लोग डर जाते हैं कि इस दाढ़ी में सारा ज्ञान छिपा हुआ है ना? दाढ़ी और ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, दाढ़ी और जूं का संबंध हो सकता है, ज्ञान का संबंध नहीं हो सकता। इसलिए कितनी बड़ी दाढ़ी हो, कितना बड़ा एंटीना हो, किसी की धौंस में आने की जरूरत नहीं है। सच बात यह है कि दुनिया में एक भी व्यक्ति को नहीं पता कि आत्मा होती है या नहीं होती है। जो कहता है कि आत्मा होती ही है वो मूर्ख है, जो कहता है कि आत्मा नहीं ही होती है वो दूसरे प्रकार का मूर्ख है। क्योंकि जिस क्षेत्र में जानकारी हो नहीं सकती वहां पर दावा करना मूर्खता का मूल आधार है। अब आप मूर्खता ये वाली चुनेंगे या वो वाली चुनेंगे, ये आपकी चॉइस का मामला है। तो ये अज्ञात प्रश्न है, अज्ञेय प्रश्न है। कुछ संभावनाएं ऐसी दुनिया में दिखती हैं जिनसे लगता है कि आत्मा हो सकती है, कुछ संभावनाएं दुनिया में ऐसी दिखती है जिनसे लगता है कि आत्मा को नहीं होना चाहिए, इसलिए दावा करना मुश्किल है। आत्मा होती क्या है और ये सारी डिबेट कहां से पैदा हो रही है? बुद्ध क्यों आत्मा को खारिज करते हैं? बुद्ध इतने मतलब क्या कहूं, इतने महान चिंतक हैं इस मामले में। भारत के 9 दर्शनों में से 7 मानते हैं कि आत्मा होती है, पुनर्जन्म होता है। एक चार्वाक मानता है कि ना आत्मा होती है ना पुनर्जन्म होता है। बुद्ध कह रहे हैं कि आत्मा नहीं होती पर पुनर्जन्म होता है। इसका मतलब बिना आत्मा के पुनर्जन्म सोचा जा सकता है, और बुद्ध ने सोचा ही है, समझाई अपने तरीके से। वो भी देखेंगे जब बुद्ध पे आएंगे कैसे समझाते हैं। तो पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझ लें कि आत्मा क्या चीज है, क्यों लोग आत्मा को मानते हैं, उसके पीछे मूल तर्क क्या है। देखिए, जब आप अपनी बात करेंगे, जैसे मैं या किसी व्यक्ति की बात करेंगे, उसमें 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक को बोलते हैं भौतिक गुण और एक को बोलते हैं चेतन गुण। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है किसी की, और दूसरा कॉन्शियसनेस वाली प्रॉपर्टीज क्या है, कौन सी विशेषताएं हैं। इन 2 का समुच्चय कहलाता है व्यक्ति, मनुष्य या कोई प्राणी। तो भौतिक का मतलब तो बड़ा सरल सा है, जैसे किसी व्यक्ति का वजन कितना है, जैसे किसी व्यक्ति की लंबाई कितनी है, और आदि आदि आदि, रंग कैसा है, ये हो सकता है। ये सब चीजें होती है भौतिक, जिनको इंद्रियों से देखा स्पर्श किया जाना जा सकता है। इन सबको भौतिक गुण कहते हैं। और भौतिक गुणों का संबंध सीधी सी बात है कि शरीर से होता है। तो भौतिक गुण हमारे शरीर के हैं। ये कहना कि मेरी लंबाई इतनी है, दरअसल हम कहना चाह रहे हैं मेरे शरीर की लंबाई इतनी है ना। मेरी लंबाई का मतलब मेरे शरीर की लंबाई, मेरा वजन इतना है का मतलब मेरे शरीर का वजन इतना है। क्योंकि जब मैं कहता हूं मैं सोचता हूं, तब मैं ये नहीं कहता कि मेरा शरीर सोचता है, तब मैं कहता हूं कि मेरी आत्मा सोचती है। और जब मैं कहता हूं कि मैं लंबा हूं, तब मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरा शरीर लंबा है। तो मैं शब्द का प्रयोग हम शरीर के लिए भी करते हैं और चेतना के लिए भी करते हैं। तो जो दूसरे गुण है, चेतन गुण है, इसमें क्या क्या आता है, जैसे विचार करना, विचार करना जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं सोचना। दूसरा है महसूस करना। कई लोग दिल में बाईं तरफ हाथ रख के बोलते हैं देखो धड़क रहा है, तुम्हारे लिए धड़क रहा है, जबकि वो केवल ब्लड की सप्लाई कर रहा है बेचारा। उसको पता भी नहीं कि मैं किसके लिए धड़क रहा हूं। वो सिर्फ खून को पंप करके हर जगह भेज रहा है सही पते पर, ताकि खून अपना काम करे और बॉडी में खून का ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे, उतना ही काम कर रहा है। तो सोचना, महसूस करना, इसके अलावा चीजों को याद रखना, चीजों को पहचान लेना। याद रखने का मतलब है कि बचपन में पहाड़े याद किए थे, आज तक याद ही है ना। पूरे याद नहीं होंगे लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं, जैसे 13 का पहाड़ा बीच में भूल जाते हैं थोड़ा ना, और 10 का कभी नहीं भूलते होंगे, 11 का तो आज से नहीं भूले होंगे ना। बच्चों को सबसे अच्छे पहाड़े लगते हैं 1, 10 और 11 का, क्योंकि इन तीन में कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है। 1 का तो सबसे पहले याद हो जाता है उनको, और 10 वाले में कोई दुविधा नहीं है, 11 में दुविधा नहीं है, 2 का भी याद हो जाता है उसके बाद, है ना, 5 का भी याद हो जाता है ना। लेकिन जैसे ही आपको उनकी परीक्षा लेनी है, आप उनसे 13 का पूछिए, 17 का पूछिए, 19 का पूछिए। ये तीन पहाड़े बताते हैं कि उस बच्चे की मेमोरी किस प्रकार की है। आप में से है कोई 17 का याद हो ठीक से एकदम बहुत फास्ट वाला? अच्छा, और 19 का भी याद है? 19 सते बताओ कितना? 133। इतनी देर में तो कोई ऐसे ही बता देगा, काउंट करके बता देगा। सच में याद है? बढ़िया। जिसको याद है वो आत्मा है, ठीक है। तो चेतन क्रियाओं का मतलब जिन चीजों से है, उसमें एक हो गया सोचना, महसूस करना, तीसरा याद रखना, और चौथा है पहचान लेना। जैसे किसी को बहुत पहले देखा था, 10 साल बाद फिर देखा, देख के पहचान गए कि ये वही व्यक्ति है। इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन या प्रत्यभिज्ञान। ये सब चीजें कौन करता है? ये सब चीजें शरीर तो कर नहीं सकता है। शरीर कैसे चीजों को याद रखेगा, शरीर कैसे सोचेगा, विचारेगा? और इसका मतलब ये हो कि कोई एक चीज ऐसी है। इन सब गुणों को बोलते हैं सोचने का गुण, चिंतन का गुण। अब एक बेसिक बात समझिए, पूरे दर्शन की जो मूल समस्या है वो ये है, वजन एक गुण है, लंबाई एक गुण है, रंग एक गुण है। जैसे ही आप पूछेंगे कि ये गुण है, तो आप पूछेंगे ये गुण किसके हैं, ये गुण किस में है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये गुण एक व्यक्ति में है जिसका नाम है मैं, या जिसका नाम है सोहन, मोहन, राकेश, गीता, मीता, जो भी नाम है, वो इस नाम का व्यक्ति है। इसका मतलब एक बेसिक समझ है कि कोई भी गुण हवा में नहीं हो सकता। गुण को अस्तित्व के लिए एक वस्तु चाहिए जिसके अंदर वो निवास करता है ना। जैसे मैं कहूं कि मजबूत है, क्या मजबूत है? मैं कहूं मेज मजबूत है। मजबूती का गुण मेज में रह सकता है, मजबूती का गुण दीवार में रह सकता है, रुई में नहीं रह सकता है, पानी में नहीं रह सकता है। हर गुण को अपने अस्तित्व के लिए एक द्रव्य चाहिए, एक सब्सटेंस चाहिए, एक वस्तु चाहिए जिसके भीतर वो निवास करेगा। ये जो धारणा है फिलॉसफी की कि कोई गुण बिना किसी द्रव्य के, बिना किसी वस्तु के अस्तित्व में रह नहीं सकता, इस धारणा ने कल्पना पैदा कर दी। वो कल्पना ये है कि सोचना भी एक गुण है, महसूस करना भी एक गुण है, क्षमता है। ऐसे याद रखना, प्रत्यभिज्ञान करना, रिकॉग्नाइज करना, ये सब भी गुण है। इन सभी गुणों को अगर हम एक गुण मान लें, चिंतन का गुण मान लें, विचारण का गुण मान लें, तो सवाल है कि ये गुण रहता कहां है, किस चीज में रहते हैं?
इन गुणों को आधार देने वाला अधिष्ठान या अधिकरण या सबस्ट्रेटम या लोकस वो कौन है। और तब एक कल्पना हुई कि इन सारे गुणों के लिए एक आधार चाहिए और वो आधार है आत्मा। आत्मा वह वस्तु है जिसमें ये गुण एग्जिस्ट करते हैं, और शरीर वह वस्तु है जिसमें ये वाले गुण एग्जिस्ट करते हैं, और शरीर और आत्मा के समुच्चय का नाम है कोई व्यक्ति यानी कि मैं। इसलिए पश्चिम के दर्शन में लंबी डिबेट है कि शरीर और आत्मा के बीच में कैसे होता है, चीजें किस तरह से मैनेज होती हैं, इसको लेकर बहुत डिबेट्स हैं। साबित आज तक आत्मा भी नहीं हुई है, लेकिन जब कल्पनाएं होती हैं तो इस तरह की धारणा बनती है। धारणा ऐसी कि सुन के ठीक भी लगती है कि हाँ भाई, जैसे सोच रहे हैं तो कौन सोच रहा है, कोई तो होगा सोचने वाला, वो सोचने का गुण किसके अंदर है, तो कोई तो चीज होगी होगी। बुद्ध ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ी देर में समझेंगे विस्तार में। यूं समझें कि आत्मा की व्याख्या वही है जो आजकल हम अपने कंप्यूटर्स में सीपीयू की करते हैं। कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कुछ वो चीज है आत्मा। सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू में एक है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो सोचती है, विचार करती है, एक है मेमोरी यूनिट जो चीजों को याद रखती है, रिट्रीव करती है उन सब चीजों को। इसी प्रकार से हमारे भीतर एक ऐसा कोई खांचा है जो चीजों को स्टोर रखता है, जो चीजों को हम तक पहुंचाता है, जो लॉजिकल काम करता है, सोचने का काम करता है, कुछ वैसा है।